ओके, सो सेल्फ एंड पर्सनालिटी, इसमें हम ऑलरेडी अभी मेजर अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पर्सनालिटी शुरू कर चुके हैं, ठीक है। सो इसमें हमने पढ़ लिया था दैट अभी के लिए मैंने बताया था कि देयर आर इन टोटल 7 अप्रोचेस टू पर्सनालिटी, ठीक है। हाँ, टाइप अप्रोच से वी हैव टू बिगिन। मैंने इंट्रोडक्शन सारी की सारी दे दी थी, लेकिन फिर भी दोबारा से, क्योंकि हम टाइप अप्रोच की सारी थ्योरीज शुरू करेंगे, तो मैं फिर दोबारा से टाइप अप्रोच एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट अप्रोच टू पर्सनालिटी इज टाइप अप्रोच। अब टाइप अप्रोच ये मानती है कि टाइप अप्रोच ये मानती है कि जितनी भी चीजें होती हैं वो हम एक टाइप में डाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। कि अगर किसी इंसान के कुछ कॉमन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैं तो उसके बेसिस पर हम उस इंसान को एक पर्टिकुलर टाइप में डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप अप्रोच, ठीक है। ऑल्सो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ सकता है। जब ट्रेट अप्रोचेस की हम थ्योरीज शुरू करेंगे सारी की सारी, तो एक बार ट्रेट अप्रोच भी मैं याद दिला दूंगी, ठीक है। ओके, सो सबसे पहली जो टाइप अप्रोच के अंडर थ्योरी है वो दी थी ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्राट ने। हिप्पोक्राट्स थ्योरी, ओके। सो उनके हिसाब से उन्होंने चीजों को, मतलब बेसिकली पर्सनालिटी को डिवाइड किया उन्होंने फ्लूइड और ह्यूमर के बेसिस पर। मतलब हमारी बॉडी में कुछ फ्लूइड्स और ह्यूमर्स होते हैं जिसके बेसिस पर वी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पर्सनालिटीज, और वो जो फ्लूइड्स और ह्यूमर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स के लिए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स के लिए, ठीक है। सो द ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्राट्स हैड प्रपोज्ड द टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन फ्लूइड और ह्यूमर। he classified into he classified people into 4 types, ठीक है। तो पहला जो टाइप है वो है सैंग्विन, ठीक है। सैंग्विन का मतलब ऐसे लोग जो कि ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। अब ये तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट मैं तुम्हें तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, और तुम्हें ये आंसर में भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो सैंग्विन वो लोग होते हैं जो कि ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। एंड द सेकेंड इज फ्लेग्मेटिक। अब फ्लेग्मेटिक वो लोग होते हैं जो थोड़े से इरिटेबल होते हैं मूड्स में, ठीक है, उनको हम फ्लेग्मेटिक बोलते हैं। या फिर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो थोड़े से इरिटेटेड या फिर थोड़े से मूड स्विंग्स वाले होते हैं, वो ज्यादातर खुश रहते हैं, बट देयर आर चांसेस कि उनके अंदर भी सैडनेस का आ सकता है। सैंग्विन ऑन द अदर हैंड आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट इज मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक जो होते हैं अगेन उनके अंदर इरिटेशन का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, मूड स्विंग्स थोड़े से ज्यादा होते हैं। एंड लास्ट में आ जाता है कॉलरिक। अब जो कॉलरिक होते हैं उनके अंदर न्यूरोटिक बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उनके अंदर सैडनेस, उनके अंदर एंगर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लेवल पर होती है, नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा पे होते हैं यूजुअली। ओके, वी कैन क्लासिफाई इट एज नेगेटिव, ठीक है। बाकी वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि हम किसी भी इमोशन को पॉजिटिव या नेगेटिव में ना क्लासिफाई करें, क्योंकि आप नेगेटिव में अगर किसी इमोशन को क्लासिफाई करने लग जाओगे तो आप फिर उसको अवॉइड भी करने लग जाओगे, बट दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। वी वांट कि तुम हर इमोशन को उतना ही एक्सेप्ट करो जितना पॉजिटिव इमोशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। ओके, सो हर जो टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, ठीक है, उस वो रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर के लिए, जो कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। लिखना जरूरी नहीं है जब तुम ये टाइप अप्रोच की थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे होगे, तो आई जस्ट वांट दीज 4 नेम्स, आई डोंट वांट देयर बिहेवियरल पैटर्न्स, ठीक है। वो सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए था। इसके बाद में जो सेकेंड थ्योरी आई थी वो आई थी चरक संहिता की। अब ये बहुत बारी जो है उसमें आ जाता है, 1 मार्कर में आ जाता है, ठीक है। तो चरक संहिता जो है एक फेमस आयुर्वेदा के ट्रेटाइज थे, ठीक है, जिन्होंने लोगों को क्लासिफाई किया इनटू द कैटेगरीज ऑफ वाता, पिता एंड कफा।
ठीक है। कभी आयुर्वेदा को पढ़ा है कभी, या आयुर्वेदा के किसी मतलब किसी जो आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते हैं कभी उनसे बात हुई हो, कभी हुई है? ठीक है। सो बेसिकली आयुर्वेदा में वी हैव दीज थ्री पर्सनालिटी टाइप्स, वाता, पिता एंड कफा। ठीक है। अब हर इंसान, जैसे हमने पहले वाली थ्योरी में पढ़ा डिफरेंट 4 टाइप्स के थे, ऐसे इसमें 3 टाइप्स के हैं, और हर इंसान इसी पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से बिहेव करता है। मतलब वाता के, जिन लोगों में वाता ज्यादा होगा या जिनकी पर्सनालिटी टाइप वाता होगी उनपे वाता के बिहेवियर ज्यादा होंगे, जिनकी काफा टाइप होगी उनके कफा के ट्रेट्स ज्यादा होंगे। ठीक है। सो ऐसे ही होता है इसमें भी। सो it classifies people into the categories of vata, pitta and kapha on the basis of 3 humor elements। ठीक है। इसके लिए 3 ह्यूमर एलिमेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं त्रिदोषा। ठीक है। मतलब ये 3 एलिमेंट्स जो है वो मिलकर कफा, वाता और पिता को बनाते हैं, एंड उसी के बेसिस पर जिन लोगों के अंदर कफा की थोड़े बिहेवियरल ट्रेट ज्यादा होते हैं उनको हम कफा में डाल देते हैं, जिनके अंदर पिता के ज्यादा होते हैं उनको हम पिता में डाल देते हैं। ठीक है। Each refers to a type of temperament called प्रकृति, बेसिक नेचर ऑफ अ पर्सन। तो हर इंसान में जो उनका पर्टिकुलर नेचर होगा, जिसको हम इंग्लिश में नेचर बोलते हैं, इसको ये लोग बोलते हैं प्रकृति। ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ लक्षिता? ठीक है। ओके। इसके बाद में जो थर्ड टाइपोलॉजी आई वो आई त्रिगुणास की। त्रिगुणास जो है वो एक तरीके से अगेन हमारे ही इंडियन स्क्रिप्चर्स से निकला है। ठीक है। भागवत गीता में भी इसका मेंशन है। त्रिगुणास के अकॉर्डिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुणास, सत्व, राजस और तमस। ये 3 गुना होते हैं अकॉर्डिंग टू त्रिगुणास। ठीक है। अब हर इंसान जो है वो अपने बिहेवियरल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग या तो सत्व में जाएगा, राजस में जाएगा या तमस में जाएगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन द त्रिगुणास, दैट इज सत्व, राजस एंड तमस। सत्व गुना इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स लाइक क्लेनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन एक्सेट्रा। तो तुम देखो सारे के सारे जो अच्छे ट्रेड्स हैं वो किस में आ रहे हैं? सत्व में आ रहे हैं। ठीक है। सारे के सारे अच्छे ट्रेड्स। उसके बाद में राजस में जो गुणांश आते हैं उसके अंदर आ जाता है इंटेंसिव एक्टिविटी, मतलब हद से ज्यादा काम करना, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंसेस के लिए जीना। अगर आप खा रहे हो तो आप खा भी अपनी सेंसेस के लिए रहे हो, अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो तो अपनी सेल्फिशनेस के लिए कर रहे हो। सो दैट इज डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट इज डिससैटिस्फैक्शन, मतलब किसी भी चीज में सेटिस्फाई ना होना, एक चीज मिल गई अब दूसरी के पीछे जाना। नेक्स्ट इज एनवी फॉर अदर्स, दूसरों से ऐसी भावना रखना कि काश ये चीज मेरे पास भी होती। ठीक है। जबकि तुम्हारे पास बहुत सारी चीज है लेकिन फिर भी तुम एनवी कर रहे हो कि काश ये चीज मेरे पास भी होती। सो दीज आर द मेटीरियलिस्टिक मेंटालिटी होना, ये सब क्या है? ये राजस में आता है। मेटीरियलिस्टिक मेंटालिटी मतलब जैसे आजकल ज्यादातर लोगों की है, पैसे के पीछे भागना, घर के पीछे भागना, गाड़ी के पीछे भागना। दिस इज मेटीरियलिस्टिक मेंटालिटी। ओके। मूविंग ऑन टू तमस। तमस गुण में आ जाता है सारे के सारे बैड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एंगर, एरोगेंस, डिप्रेशन, लेजीनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एक्सेट्रा। अब ये सारे के सारे गुणास जो होते हैं वो हर इंसान के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हर इंसान में एक ये होता है कि डोमिनेंस किसका है। ठीक है। अब कुछ इंसान में डोमिनेंस हो सकता है मे बी सत्व का, किसी का राजस में का डोमिनेंस हो सकता है और किसी का तमस का डोमिनेंस हो सकता है। तो होते ये तीनों हमारे अंदर है। डोमिनेंस डिसाइड करता है कि विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी वी आर अकॉर्डिंग टू त्रिगुणास। क्लियर हुआ? ठीक है। ओके। अब ये तो हो गया हमारा उसका इंडियन, बेसिकली इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग थी ये 2 पर्टिकुलर थ्योरीज। तो अब अगर हम साइकोलॉजी में जाएं तो साइकोलॉजी में जो है शेल्डन की टाइपोलॉजी है। ठीक है। अब शेल्डन की जो टाइपोलॉजी है वो बहुत ज्यादा नोन है।
उन्होंने बॉडी फ्लूइड और टेम्परामेंट को कंसीडर करते हुए, उसका बेसिस रखते हुए शेल्डन ने प्रपोज किया एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फ्स एंड एक्टोमॉर्फ्स। ठीक है, अब उन्होंने ये पूरा का पूरा जो है बॉडी के बेसिस पे किया, बॉडी और फ्लूइड के बेसिस पे किया। ठीक है, अब एंडोमॉर्फ्स जो हैं अकॉर्डिंग टू शेल्डन, ऐसे लोग फैट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और राउंड होते हैं, और टेम्परामेंट वाइज दे आर वेरी रिलैक्स्ड एंड सोशिएबल। उसके बाद में आते हैं मेसोमॉर्फ्स। इन लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी मैस्कुलिन होता है और रेक्टेंगुलर होता है और काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड होती है। टेम्परामेंट वाइज अगर हम बोले तो ऐसे लोग एनर्जेटिक होते हैं और करेजियस होते हैं। नेक्स्ट इज एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ जो होते हैं वो थिन होंगे, लॉन्ग होंगे, मतलब उनकी हाइट अच्छी होगी, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग थिन होंगे एंड फ्रजाइल होंगे। फ्रजाइल मतलब वीक होंगे। एंड टेम्परामेंट वाइज अगर हम बात करें तो ऐसे लोग ब्रेनी होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं और इंट्रोवर्टेड होते हैं। अब देखा जाए तो इस टाइपोलॉजी के अकॉर्डिंग हम शायद बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के जमाने में तो ये टाइपोलॉजी बिल्कुल नहीं लग सकती है। ठीक है, शेल्डन अगर आज पैदा हुए होते तो उनको सबने बॉयकॉट कर दिया गया होता, बिकॉज बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग है इसके अंदर। सो दैट इज वाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बॉडी पे बेस्ड कर दिया है। ऐसे भी बहुत, मतलब बॉडी के बेसिस पर उन्होंने इस टाइपोलॉजी को पूरा का पूरा क्रिएट किया गया है, इसलिए इस टाइपोलॉजी में कोई मानता नहीं है और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है ये थ्योरी। दैट इज व्हाई इस थ्योरी को उतना नहीं माना जाता है, बट अगेन हमें पढ़ाया जा रहा है बिकॉज ही ऑल्सो गेव द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरीज। ठीक है, मूविंग ऑन टू यूंग्स थ्योरी। यूंग ने लोगों को डिवाइड किया इनटू इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। ठीक है, अब इंट्रोवर्ट्स हमें ऑलरेडी पता है, मुझे शायद एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। इंट्रोवर्ट्स वो लोग होंगे ऑब्वियसली जो कि अकेले रहना प्रेफर करते हैं, दूसरों को अवॉइड करते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई भी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो वो लोगों से बात करना भी अवॉइड करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। सो ये सारी जो ट्रेड्स हैं, ये सारे जो बिहेवियर्स हैं वो इंट्रोवर्ट्स के हैं। ऑन द अदर हैंड एक्सट्रोवर्ट्स एकदम इनके उल्टे होते हैं, उनको दूसरों के साथ रहना बहुत पसंद होता है, उनको बस कोई चांस मिलना चाहिए एंड दे विल मिंगल अराउंड विद पीपल। ऑल्सो अगर उनकी लाइफ में कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो उसको कोप करते हैं बाय सोशलाइजिंग मोर। अगर उनको उस टाइम पे सोशलाइज करने को नहीं मिलेगा तो फिर वो अपनी प्रॉब्लम से कोप नहीं कर पाते हैं। So this is how Jung has divided the personality into two types, introverts and extroverts. ठीक है, इसके बाद में जो सिक्स्थ थ्योरी आई है अंडर टाइप अप्रोच इज बाय फ्रेडमैन्स एंड रोजनमैन। उन्होंने लोगों को डिवाइड किया इनटू टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी। ओके, अभी यही रुकते हैं। फ्रेडमैन और रोजनमैन ने जो है लोगों को टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी में डाला। ठीक है, अब वो जानना चाहते थे, जो उन्होंने रिसर्च शुरू करी थी वो अपनी, वो साइको सोशल रिस्क फैक्टर्स जानना चाहते थे कि क्या साइको सोशल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं व्हेन इट कम्स टू पर्सनालिटी। ठीक है, या फिर जो हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं या फिर जो हमें डिजीजेस होती हैं उसके पीछे जो साइको सोशल फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वो इस पर रिसर्च कर रहे थे। एंड देन धीरे धीरे वो रिसर्च करते करते दे केम अप विद दिस थ्योरी ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू देम जो टाइप ए पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा हाई मोटिवेशन होता है, लैक ऑफ पेशेंस होता है, दे ऑलवेज फील शॉर्ट ऑफ टाइम, ऑल्सो दे आर ऑलवेज इन अ हरी एंड दे ऑलवेज फील दैट दे आर बर्डनड विद वर्क। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो ऐसे लोग होते हैं
वो काफी ज्यादा उनको स्लो डाउन करने में और रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके बिहेवियरल पैटर्न्स ही ऐसे हैं। ऑल्सो जो टाइप ए पर्सनालिटी के लोग होते हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल टू हाइपरटेंशन एंड कॉरोनरी हार्ट डिजीजेस। बेसिकली हार्ट डिजीजेस उनको काफी जल्दी हो सकती हैं, क्योंकि आप ट्रेड्स ही देखो ना उनके, वो कितना ज्यादा ऑलवेज काम काम काम। और जो लोग हमेशा काम 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 पे ध्यान दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो अपने हेल्थ पे तो ध्यान देंगे नहीं। दे ऑलवेज फील शॉर्ट ऑफ टाइम, और वो जितना भी टाइम उनके पास में है वो भी वो अपने काम में लगा रहे हैं। सो दैट इज वाई, एंड ऐसे लोगों को ऑब्वियसली एंजाइटी भी हो सकती है, तो इसलिए दे आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीजेस। ठीक है, अब ये एक बार कंप्लीट हो जाए तो फिर एक कंट्रोवर्शियल चीज भी बताऊंगी, बट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब जो रिस्क होता है कोरोनरी हार्ट डिजीजेस का, वो टाइप ए पर्सनालिटी में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, या फिर ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं। अब ये चीज थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, अब ये जो पूरी ऐसा मतलब माना जाता है, ठीक है, कि जो ये पूरी की पूरी जो टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी की जो थ्योरी है, रोजनमैन और फ्रेडमैन को कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर आया था स्मोकिंग कंपनीज की तरफ से। सिगरेट प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो टोबैको प्रोड्यूस करती है, उन कंपनीज ने उनके ऊपर प्रेशर डाला था कि ताकि ध्यान हट जाए स्मोकिंग के ऊपर से, कि स्मोकिंग की वजह से हार्ट डिजीज होती हैं। आप अपनी पर्सनालिटी की थ्योरी में ये डाल दो कि जो टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, उनके बिहेवियरल ट्रेट्स की वजह से दे आर मोर प्रोन टू कॉरोनरी हार्ट डिजीजेस देन एज कंपेयर टू स्मोकिंग, जिससे स्मोकिंग का नाम क्लियर हो जाए। ठीक है, कि आप स्मोक तो कर सकते हो, लेकिन आपके बिहेवियरल पैटर्न्स रिस्पॉन्सिबल है हार्ट डिजीजेस के लिए। अब हमें नहीं पता ये बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, बट ये एक थ्योरी मार्केट में है, कंट्रोवर्शियल चीज ये मार्केट में है। ठीक है, ओके। एंड द ऑपोजिट टू टाइप ए पर्सनालिटी इज टाइप बी पर्सनालिटी, एंड इसमें एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली एब्सेंस ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स इन टाइप ए पर्सनालिटी, जितने भी टाइप ए पर्सनालिटी की जो बिहेवियरल पैटर्न है वो टाइप बी पर्सनालिटी में एब्सेंट होते हैं। बेसिकली द टाइप बी पर्सनालिटी आर एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ टाइप ए पर्सनालिटी। ठीक है, अब इसी टाइपोलॉजी को जो आगे लेके गए वो लेके गए मॉरिस। ठीक है, now Morris continued this theory and came up with type C personality and type D personality. अब जो टाइप सी पर्सनालिटी है, अकॉर्डिंग टू मॉरिस, दे आर मोर प्रोन टू कैंसर। क्यों वो प्रोन टू कैंसर होते हैं? क्योंकि ऐसे टाइप सी पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। आपको कोऑपरेटिव होना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा कोऑपरेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया आपका फायदा उठाएगी। राइट? अनअसर्टिव होते हैं। व्हाट इज असर्टिवनेस? अथॉरिटी लेना। ओके, एनीथिंग एल्स? मेक देयर पॉइंट। दे आर नॉट डोमिनेटिंग, असर्टिव। ठीक है, ये मतलब मे बी मिसकंसेप्शन हो सकती है, बहुत बड़ी टर्म्स के बीच में मिसकंसेप्शन हो जाती है, बट असर्टिवनेस का मतलब होता है कि वो बोल पाना जो आप एक्चुअली फील करते हो। अगर आपको कोई काम करना है तो हाँ करना है, बट अगर आपको कोई काम नहीं करना है, टू सिंपली एबल टू से नो, ये मैं नहीं करना चाहती, या फिर अपनी बात एकदम साफ सीधे स्पष्ट शब्दों में किसी को बोल देना विदाउट बीइंग रिएक्टिव। ठीक है, विदाउट बीइंग वेरी मच एरोगेंट अबाउट इट। ठीक है, अब आपकी असर्टिवनेस भी बहुत बड़ी लोगों को एरोगेंस लगती है, वो अलग बात है, उसको छोड़ दो। ठीक है, बट असर्टिवनेस प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बारी हम सामने वाले को जो है इम्प्रेस करने के लिए हाँ 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 करते रहते हैं। तो असर्टिवनेस का मतलब ही यही है कि अगर आप ना बोलना चाहते हो तो ना बोल सकते हो। ठीक है, सो जो लोग बोल देते हैं, दे आर बीइंग असर्टिव, एंड दैट इज व्हाई सोसाइटी कॉल्स देम एरोगेंट। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें मेरे बारे में भी सुनने को मिलेंगी।
ओके, एंड ऑल्सो दे आर पेशेंट। तो जो टाइप सी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव, दे आर अनअसर्टिव, अपनी बात नहीं बोल पाते हैं और बहुत ज्यादा पेशेंट होते हैं, बिकॉज दे आर यू नो अपने आप को हर रोज बिट्रे कर रहे हैं, वो अपनी चीजें हर रोज अपने अंदर दबा रहे हैं। वो अगर आप कोई भी चीज अपने अंदर हर रोज दबाते रहोगे तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई डिजीज बन के ही सामने आएगी ना। एंड ज्यादातर कैंसर पेशेंट्स कौन होते हैं, कभी भी देखना विमेन ज्यादातर कैंसर पेशेंट्स हैं। आजकल तो मेन भी होते जा रहे हैं, क्योंकि अगेन मेन आर ऑल्सो सप्रेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वेन एवर यू आर सप्रेसिंग थिंग्स, वो कैंसर का रूप ले सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी क्लास 11 में चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जब मैंने पढ़ाई थी पिछले साल चैप्टर 1 में, तो मैंने ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी थी कि हाउ इम्यून सिस्टम एंड योर स्ट्रेस एंड योर इमोशनल इम्बैलेंस इज रिलेटेड टू वेरियस डिजीजेस दैट पीपल आर डीलिंग विद राइट नाउ। ठीक है, सो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि वो लोग अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं, हद से ज्यादा कोऑपरेटिव है, हद से ज्यादा पेशेंट है, दैट इज वाई दे आर टेंड टू डेवलप कैंसर। ऑन द अदर हैंड टाइप डी पर्सनालिटी जो होती है, दे आर प्रोन टू डिप्रेशन। ठीक है, इसके बहुत ज्यादा ट्रेट्स आपको नहीं बताए गए हैं कि क्या ट्रेट्स होते हैं, बस दे आर प्रोन टू डिप्रेशन। तो अगर ये वाली पूरी की पूरी थ्योरी आती है 2 या 3 नंबर में, तो अगेन आपको टाइप ए पर्सनालिटी का जितना गिवन है, बेसिकली जितना नोट्स में गिवन है उतना लिखोगे, काम चलेगा। ठीक है, उससे ज्यादा एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है। ओके, सो जो पर्सनालिटी टाइपोलॉजीज हैं वो बहुत ज्यादा अपीलिंग साउंड करती है, लेकिन हद से ज्यादा सिंपल है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर इससे और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा वेरिएड है। ठीक है, सो इसलिए लोगों को सिर्फ टाइप्स में असाइन करना इज वेरी मच डिफिकल्ट। दैट इज वाई लोग इस सिंपल कैटेगराइजेशन में फिट नहीं बैठते हैं बहुत बारी। ठीक है, तो इसलिए हम आगे चलते हैं ट्रेट अप्रोच पे। ठीक है, ओके, सो ट्रेट अप्रोच याद दिला दूं। ट्रेट अप्रोच का मतलब है, मतलब जो ट्रेट अप्रोच है वो इस चीज में मानती है कि लोगों में बहुत सारे ट्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं या बहुत सारे बिहेवियर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम ट्रेट्स बोलते हैं। द इंटेंसिटी डिफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड दैट इज व्हाई वी आर सो मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज ट्रेट अप्रोच। अब क्वेश्चन आ सकता है 1 से 2 नंबर का, व्हाट आर ट्रेट्स। ठीक है, तो ट्रेट्स क्या होते हैं, दे आर स्टेबल ओवर टाइम, स्टेबल रहेंगे वे। ठीक है, ऑल्सो दे आर कंसिस्टेंट अक्रॉस द सिचुएशंस, जैसी भी सिचुएशन हो, जो इंसान जैसा है वो वैसा ही बिहेव करेगा, दैट इज व्हाट ट्रेट्स इज। ऑल्सो इसकी जो स्ट्रेंथ्स और कॉम्बिनेशन होती है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बेस्ड है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम भी फ्रेंडली हो, वो भी फ्रेंडली है, लेकिन कितने फ्रेंडली हो वो डिपेंड करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। ठीक है, तो अगर ये 2 नंबर का आता है तो तीनों पॉइंट्स चाहिए। रैशनिंग मत करना लिखने में कि 2 नंबर का है तो 2 ही लिखूंगी, नहीं, तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, ओके, अब चलते हैं ट्रेट अप्रोच के अंदर सारी की सारी थ्योरीज में। सबसे पहली जो थ्योरी दी थी वो दी थी एल्पोर्ट्स ने, एल्पोर्ट्स ट्रेट थ्योरी। अब एल्पोर्ट को हम पायोनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच भी बोलते हैं या फिर ट्रेट थ्योरीज भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो ट्रेट अप्रोच पे थ्योरी दी थी वो एल्पोर्ट ने ही दी थी। कैन बी अ 1 मार्कर एज वेल। ठीक है, सो गॉर्डन एल्पोर्ट इज कंसीडर्ड द पायोनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच। अब उन्होंने ये प्रपोज किया कि हर इंसान के अंदर नंबर ऑफ ट्रेट्स अवेलेबल होते हैं विच आर डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब है दे कैन चेंज, बट अगेन वो चेंज होंगे, वो या तो सिचुएशनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है या फिर इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।
ठीक है। अब यही जो ट्रेड्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि दे डिटरमाइन बिहेवियर इन सच अ मैनर दैट एन इंडिविजुअल अप्रोचेस डिफरेंट सिचुएशंस विद सिमिलर प्लान्स। अब जो गॉर्डन एल्पॉट बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो लोग होते हैं उनके जो ये ट्रेड्स होते हैं वो इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं, वो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि बहुत बारी लोग जो है डिफरेंट सिचुएशंस को सिमिलर प्लान्स के साथ में ही अप्रोच करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई इंसान यूजुअली बहुत काम रहता है, ठीक है, और वो यूजुअली बहुत खुश भी रहता है, ठीक है, ज्यादा लोगों की बातें बुरा नहीं मानता है, उसको लगता है कि ओके किसी ने बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है, वो हर सिचुएशन को इसी तरीके से डील कर रहा है क्योंकि उसके ट्रेड्स क्या है, काइंडनेस, कामनेस, पेशेंट, बातों को छोड़ देना, ठीक है, दीज आर द ट्रेड्स ऑफ दैट पर्सन। अब कोई इंसान है उसको हर रोज बेइज्जती करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, लेकिन वो उस सिचुएशन को भी उसी प्लान से डील कर रहा है कि अरे वो मजाक कर रहा है, अरे वो मजाक कर रहा है। कई बारी लोग आपको जानबूझकर वो सारी चीजें बोल रहे होते हैं ना, बट वो इंसान क्या कर रहा है, अब डिफरेंट सिचुएशन को भी, ऐसे भी लोग हैं जो उसके साथ सिर्फ मजाक करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड ऐसे भी लोग हैं जो उसको जानबूझ के ताना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हर सिचुएशन में काइंडनेस ही शो कर रहा है। दैट मीन्स गॉर्डन एल्पॉट की बात प्रूव होती है कि बहुत बारी ट्रेड्स जो होते हैं वो इतने स्टेबल होते हैं, इतने इंटेंस होते हैं कि हम डिफरेंट सिचुएशंस को भी सिमिलर प्लान्स के साथ में डील करते हैं। ठीक है। Alport argued that the words people use to describe themselves and others provide a basis for understanding human personality. अब जो words आप अपने लिए use करते हो या फिर जो words दूसरे भी use करते हैं वही बताते हैं हमें डिफरेंट लोगों की पर्सनालिटी। तो बेसिकली हमें कहीं और से कुछ और वर्ड्स लेकर आने की जरूरत नहीं है, एल्पोर्ट ने ही इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज किया और उसी की वोकैबुलरी से जो है ट्रेड्स के नाम निकाले। ठीक है, so he analyzed the words of English language to look for traits which describe a person. Alport based on this categorized traits into cardinal, central and secondary. कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं और सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू गॉर्डन एल्पॉट। अब इसको अच्छे तरीके से समझना, अभी बोर्ड पे पीछे क्वेश्चन आया था और बच्चे घूम गए थे उस क्वेश्चन में, क्योंकि कई बार याद नहीं रहता है, क्योंकि इससे सिमिलर ही अगली थ्योरी है, तो अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि सिचुएशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से इस चीज को समझना। ठीक है, अगेन सिचुएशन दे रखी थी और बताना था कि कार्डिनल ट्रेट्स में आएगा, सेंट्रल ट्रेट में आएगा, सेकेंडरी ट्रेट में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो जब टेस्ट सीरीज होंगी तो फिर मैं सारा का सारा जो सैंपल पेपर्स होते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मेरे ऑलमोस्ट एंड वाली टेस्ट सीरीज में कम से कम 2 से 3 तो टेस्ट सीरीज में ही कवर होते हैं सैंपल पेपर, जिसमें से एक पेपर ऑब्वियसली पिछले साल का होगा या फिर पूरा का पूरा नहीं होगा, तो उसमें से क्वेश्चन जरूर ले रखे होंगे मैंने। उसके अलावा भी मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि हमारा सिलेबस नवंबर तक खत्म हो जाए, ताकि दिसंबर में तुम प्री बोर्ड्स दे दो अपने अच्छे तरीके से। यार मेरी कोशिश पूरी रहेगी, बट तुम ये देखो ना कि हर साल, क्योंकि मैं तो हर साल पढ़ा रही हूँ ना, तो आई नो व्हाट आर द चैलेंजेस। अभी मई जून की छुट्टियां आ जाएंगी, एक हफ्ते की या 10 दिन की छुट्टी A2S को भी देनी पड़ती है, क्योंकि अगेन यू हैव योर प्लान्स। ठीक है, तो हमें भी छुट्टी देनी पड़ती है। उसके बाद में बीच में दिवाली आ जाएगी, फिर दिवाली के दौरान बच्चे बहुत छुट्टी करते हैं। अगर तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मेरे को क्या दिक्कत है, अक्टूबर नवंबर तक आराम से सिलेबस खत्म होगा, नहीं तो नवंबर तक तो डेफिनेटली मैं खत्म कर दूंगी, क्योंकि दिसंबर में मेरे को खुद की अपनी टेस्ट सीरीज शुरू करनी होती है। मेरे को ये नहीं चाहिए कि जनवरी में एक्सटर्नल तुम्हारे सर पे आकर बैठा हुआ है और यहाँ पर तुम मेरी टेस्ट सीरीज में लगे हुए हो। और मेरे को टेस्ट सीरीज में ऑनेस्टली टाइम भी देना पड़ता है। अगर मैं 2 चैप्टर्स भी लगातार एक साथ तुम्हें दे रही हूँ, मुझे कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो देना पड़ेगा ना तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए।
तो मैं ऐसे नहीं दे सकती कि आज एक टेस्ट हुआ 4 दिन बाद दूसरा टेस्ट हो गया। मुझे पता है मेरे बच्चों के लिए फीजिबल ही नहीं है, और सब्जेक्ट्स भी तो है, मेरा ही सब्जेक्ट थोड़ी है सिर्फ। सो दैट इज वाई आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो रहा है, एंड उसके बाद में तुम टेस्ट सीरीज दे रहे हो, एंड टेस्ट सीरीज के बाद में भी हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सो अगेन मतलब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज की मैं गारंटी दे रही हूँ कि हर हफ्ते टेस्ट दे देकर तुम यहां तक पहुंच जाओगे कि बोर्ड में हर हर क्वेश्चन देखकर तुम्हारे दिमाग में ये जरूर आएगा कि ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है। बट अगेन बोर्ड का पेपर है तो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल तो होगा, ठीक है। तो ये जो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, ये मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं थे, मेरे स्टूडेंट्स तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन में फंसे थे, और वो क्वेश्चन भी मैं बताऊंगी क्योंकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे ही 5 मिनट लग गए थे, ठीक है। वो ऐसे चैप्टर में से निकला था जिस चैप्टर से हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, तो इसलिए वहां फंसे थे मेरे स्टूडेंट। बाकी जो मैं तुम्हें कार्डिनल और सेंट्रल ट्रेड्स वाला बता रही हूँ, ये तो यूट्यूब पे मेरे पास बाकी बहुत सारे बच्चों का वो आया था कि नहीं समझ में आ रहा हाउ व्हाट शुड बी द आंसर, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छे से समझना, क्योंकि साइकोलॉजी का पेपर सिचुएशन बेस्ड आएगा पूरा का पूरा, बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट होंगे, ठीक है। ओके, सो कार्डिनल ट्रेट्स जो हैं ये जो होते हैं दे आर डोमिनेटिंग ट्रेट्स, ठीक है। ऐसे ट्रेट्स जिसके आसपास आपकी पूरी की पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है, ठीक है। अब वो हर इंसान के अपने हो सकते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है नोट्स के अंदर कि महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी जिंदगी किसके इर्द गिर्द घूमी कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी नो वायलेंस, ठीक है। ऑल्सो अगर हम हिटलर की बात करें तो उसकी पूरी जिंदगी इर्द गिर्द घूमी कि नाजीज, उसका हेट्रेड था टुवर्ड्स नाजीज, और उसकी की पूरी जिंदगी वहीं पे ही उसी के आसपास रिवॉल्व कर रही थी, तो दैट वाज हिज डोमिनेटिंग फैक्टर और द कार्डिनल फैक्टर। अब बच्चे जो यूजुअली कंफ्यूज होते हैं वो इसी में होते हैं कि अरे डोमिनेटिंग फैक्टर है तो सेंट्रल के अंदर आना चाहिए, बट यहीं पे तुम्हें अपने दिमाग में बिठाना है कि सेंट्रल इज नॉट द डोमिनेटिंग फैक्टर, कार्डिनल ट्रेट्स आर द डोमिनेटिंग ट्रेट्स, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं सेंट्रल ट्रेट्स पे, ठीक है। ये होते हैं थोड़े से जनरलाइज्ड, ठीक है, मतलब ये जो ट्रेड्स हैं वो दूसरों में भी थोड़ा बहुत हो सकते हैं, बट आप में थोड़े से ज्यादा है, ठीक है। डोमिनेटिंग फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, डोमिनेटिंग ट्रेड्स अलग हो सकते हैं, ये थोड़े जनरलाइज्ड हैं। अब जनरलाइज जैसे फॉर एग्जांपल योर सिंसियरिटी थोड़ी थोड़ी सब में होती है, ऐसा तो है नहीं कि किसी में नहीं होती। अब तुम अगर यहाँ पर मेरी क्लास में बैठे हो, तुम सिंसियर हो साइकोलॉजी को लेकर या पढ़ाई को लेकर, तो सिंसियरिटी तो है, लेकिन किसमें कितनी सिंसियरिटी है वो पता चलेगा बोर्ड के मार्क्स देखकर या फिर तुम्हारे हफ्ते के हफ्ते जो टेस्ट होते हैं उसके मार्क्स देखकर, ठीक है। तो आपकी सिंसियरिटी, आपका हार्ड वर्क, आपका ऑनेस्टी, आपकी पेशेंस, ये सब क्या है, ये सेंट्रल ट्रेट्स हैं, ये थोड़े से जनरलाइज्ड हैं, और ये भी आपकी पर्सनालिटी को पर्सनालिटी बनाते हैं, लेकिन उतने डोमिनेटिंग नहीं है जितने कार्डिनल ट्रेट्स डोमिनेटिंग होते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब सेकेंडरी ट्रेट्स जो है अकॉर्डिंग टू एल्पॉट इज लीस्ट जनरलाइज्ड, ठीक है। ये होते हैं सिचुएशनल ट्रेट्स, ठीक है। सिचुएशनल ट्रेट्स का मतलब है कि ये वेरी कर जाएंगे थोड़ा बहुत, मतलब ये आपके ऐसे ट्रेट्स हैं कि वो अगर ऐसा नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, मैं काम चला लूंगी, ठीक है। अगर मैं कहीं पे खाने जा रही हूँ, जैसे हम लड़कियों के लिए एस्थेटिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल, ठीक है। तो अगर मैं कहीं खाने जा रही हूँ और मुझे कोई कैफे उतना एस्थेटिक नहीं लगा, कोई बात नहीं, खा लेंगे। ये नहीं है कि मैं उठ के चली जाऊंगी कि नहीं मेरे को तो एस्थेटिक कैफे में ही खाना है, या फिर चलो ठीक है ये ले लेते हैं कि मुझे मैंगोज बहुत पसंद है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बट आइसक्रीम में मैंगो वाली आइसक्रीम अवेलेबल नहीं है, बट चलो कोई नहीं, आइसक्रीम खाने का मन तो है ही, चॉकलेट वाली खा लेते हैं। लीस्ट जनरलाइज्ड, ठीक है। So this is your cardinal, central and secondary traits. Cardinal traits the dominating ones, the central are the generalized one कि
कुछ हद तक आपको वो डोमिनेट करेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं आपके सेकेंडरी ट्रेट्स विच आर द लीस्ट जनरलाइज्ड। ओके okay, so while Alport acknowledged the influence of situations on behavior, he held that the way a person reacts to given situations depend on his or her traits, although people sharing the same traits might express them in different ways. अब क्योंकि वो बोल रहे हैं कि सिचुएशनल फैक्टर्स जो है वो डोमिनेट जरूर करते हैं, तो आपका जो बिहेवियर है वो चेंज जरूर होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन हर इंसान उसी सेम सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव